अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, उसका नाम है अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू करते हैं और फिर आगे उसकी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरा और फिन्स। पैरा का मतलब होता है लिटिल और फिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। अल्केन्स जो होते हैं ये दूसरे सब्सटेंस से बहुत कम केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है कि इनकी एफिनिटी बहुत कम है, लिटिल एफिनिटी है इसमें। क्यों? क्योंकि जो अल्केन्स होते हैं ना, वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं और उसके अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्केन्स। अल्केन्स की जो अल्केन में जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो होती है वो तमाम की तमाम जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। अब केमिस्ट्री में यूजुअली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक एडिशनल रिएक्शन, दूसरे सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है। अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन्स में यूजुअली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और कोई और एटम आ जाता है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। जो अल्केन्स होते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं लेकिन एडिशनल रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 के 4 सिंगल बॉन्ड उसने पहले से बनाए होते हैं, तो मैं कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसमें रिप्लेस कर सकता हूँ, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए कार्बन, ये जो अल्केन्स होते हैं ये बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। अब अल्केन्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी? अल्केन में सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन से मुश्तमिल होते हैं ये, और तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे। दूसरा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो हमेशा sp3 होती है। अल्केन में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो हमेशा sp3 होती है। और लास्टली इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 साइडेड होगी। इसके पास ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल, सेंटर में कार्बन होगा और चारों तरफ हाइड्रोजन या जो भी आपके पास दूसरा एटम भी होगा वो चारों तरफ स्पेस में होगा। इसका एंगल 109.5 होता है, इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में सबसे पहला जो हमारे पास मेथड आता है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब आपको सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पाया जाएगा, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है, उसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देना है। अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके तमाम जो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड के साथ। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करना है। ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जो टेम्परेचर हमारा 200 से 300 के दरमियान में होगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में हमारे पास होता है। जनरल रिएक्शन ये हमारे पास है कि कोई भी चेन ले लें, उसमें किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इसका यहाँ पे, जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने ब्रेक किया तो इसका एक बॉन्ड यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इसके अभी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब इसमें एक की स्पेस है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, एक इसने पीछे बनाया हुआ है, एक इसने आगे बनाया हुआ है और एक हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, मतलब इसने भी 3 बनाए हुए हैं, तो इसमें भी एक ही स्पेस है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? ये इसमें भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH था, अब ये CH2 हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये CH2 था, ये CH3 हो गया, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इसके तमाम सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं। जब भी आपके पास एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल है ना, डबल में से सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जब भी आपके पास कार्बन और कार्बन के दौरान एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम यूज़ हो जाते हैं। एक कार्बन के पास चला जाता है, दूसरा दूसरे कार्बन के पास चला जाता है। अब इस रिएक्शन से आप किसी भी किस्म के अल्केन बना सकते हैं, वो सिवाय मीथेन के। मीथेन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक कार्बन होता है और हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में जब हमने नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे छोटा अल्कीन और अल्काइन 2 कार्बन वाला होता है, एक कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अल्कीन और अल्काइन की जो डेफिनेशन है वो कार्बन और कार्बन का एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन का कार्बन के साथ। जब अकेला कार्बन होगा तो वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से बना ही नहीं सकता, तो इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन के अलावा हम हर तरह का अल्केन बना सकते हैं।
जैसे मुझे प्रोपेन चाहिए, तो प्रोपेन में क्या होता है, हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, तो मैं यहाँ पे भी CH3 लगा दूंगा, तो 3 कार्बन पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी CH3। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन ऐड नहीं हो रहा। आप जितने नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करोगे, आपका फाइनल प्रोडक्ट में भी उतने नंबर ऑफ कार्बन ही होंगे, कार्बन ऐड नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इथीन लें और उससे प्रोपेन बना लें, ऐसा नहीं होगा। इथीन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इथीन लेंगे तो उससे इथेन ही बना सकते हैं। सिमिलरली आप ब्यूटीन लेंगे तो उससे ब्यूटेन ही बना सकते हैं। ना आप कार्बन को कम कर सकते हैं, ना ही कार्बन को ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आपको, आप इसे प्रोडक्ट वाली साइड से हम वापस इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज वो आपसे रिएक्शन में कहता है कि आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल करते हुए पेंटेन बनाना है, तो पेंटेन से आपको पता चल जाएगा मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो आपको 5 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। वो चाहे आप पेंटीन ले लें या पेंटाइन ले लें। पेंटीन के केस में क्या होगा, आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर ऐड, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये है आपके पास कि आपने लेट्स सपोज इथीन ली, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, तो अब ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, एक इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, CH3 CH3, ये इथेन बन जाएगा। इथीन से इथेन बन गया। अब हम आते हैं इथाइन की तरफ, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, मतलब 2 एटम इस्तेमाल हो जाते हैं, एक इस वाले कार्बन में ऐड हो जाएगा और एक इस वाले कार्बन में। अब यहाँ पे तो हमें 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो उसके लिए हमें 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगी, मतलब 4 एटम चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि जब पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, ये CH2 और डबल बॉन्ड बन जाएगा। हमें डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो जब दूसरा वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा, CH3 इस तरह आप अल्केन्स बना सकते हो। किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप अल्केन बना सकते हो। आप अगर इस टॉपिक की हाइड्रोजनेशन की हेडिंग देखें तो उसके नीचे ब्रैकेट में एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है, स्पार्टियर-सैंडर्न रिएक्शन। बेसिकली आपके पास केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय नेम, साइंटिस्ट के नेम के साथ बहुत से रिएक्शन हैं, तो ये यूजुअली आपसे हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन नहीं आएगा, ये स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन। तो आपने दोनों नाम को अच्छी तरह याद रखना है, और जो भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन होगा उसको तो खास तौर पे याद रखना है, क्योंकि वो यूजुअली वैसे ही पूछ लेते हैं। जैसे अगर हम आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 9 में या 10 में, तो वहाँ पे आपको वुड्स रिएक्शन, इस तरह के दूसरे साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन आएंगे, आपको वो रिएक्शन बाय नेम याद रखने हैं, इसीलिए आपको हेल्पफुल होंगे। आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन लिखा हुआ है, तो यूजुअली आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि स्पार्टियर-सैंडर्स रिएक्शन से क्या मुराद है। इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो इसी के रिएक्शन के नीचे एंड पे लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज़ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ये जो मेथड है ये इंडस्ट्री में हमारे पास हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि हम इसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट रीड करके बता देता हूँ। अभी देखिए, दिस मेथड इज इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी बाय द कैटालिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए ऑयल से घी बना लेते हैं। ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, अब घी जो होता है वो सैचुरेटेड होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे अनसैचुरेशन आ रही है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाता है, तो हमारे पास वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा तो वो घी में कन्वर्ट होता है। तो जो ऑयल से घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास मेथड है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हम अल्केन्स को बना सकते हैं अल्काइल। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए अल्काइल हैलाइड होते क्या हैं। हैलाइड कहते हैं हेलोजन्स के नेगेटिव आइन को। आपने हेलोजन्स पढ़ा होगा, 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं हेलोजन कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन। अगर ये नेगेटिव आइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो तो उनको हैलाइड कह देते हैं। IED नेगेटिव आइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हेलोजन्स का जब नेगेटिव आइन बन जाता है तो उसको हैलाइड कह देते हैं। अल्काइल क्या चीज़ है? अल्काइल के बारे में हमने अल्केन्स के केस में पढ़ा था कि जब भी आपके पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अल्केन्स जो होते हैं ये सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेस हो जाता है। अब अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा दिया जाए तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। जैसे ये अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्काइल की रिप्रेजेंटेशन है, और हेलोजन को X से, हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास हमें इस रिएक्शन में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा जिंक, और तीसरा हमारे पास मिनरल एसिड होता है। वो मिनरल एसिड सेम उसी हेलोजन का भी हो सकता है और डिफरेंट हेलोजन का भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली हम सेम उसी हेलोजन का लेते हैं जो रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे आयोडीन इस्तेमाल हो रहा था तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड वो इस्तेमाल करेंगे। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये जिंक है और ये एसिड है। एसिड की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन आयन लूज कर देता है, तो ये हाइड्रोजन इस हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा वापस, ये वाला हेलोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे। अगर आप इसकी जनरल एग्जांपल की बजाय पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो उसमें आपके पास CH3 और I है।
ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड को जब हम जिंक से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो ये आयोडीन दो आयोडीन जिंक के साथ अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो CH4 बन जाएगा। इस मेथड से आप मीथेन भी बना सकते हो, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल मीथेन की है, आप इस रिएक्शन से मीथेन भी बना सकते हो और मीथेन के अलावा कोई भी अल्केन बना सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो पहले वाला मेथड था इसमें हमें सिर्फ पास एक रिस्ट्रिक्शन थी जिसमें हम इस रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते, बाकी हम कोई भी अल्केन बना सकते हैं। इस रिएक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी किस्म की अल्केन बना सकते हैं। इसी की दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कैटलिस्ट चेंज होता है, वो वहाँ पे PD और चारकोलिक PD आता है। प्लोडियम की आपके पास एग्जांपल के नीचे लिखी हुई है, जो पहले दो रिएक्शन लिखे हुए हैं, पहले 2-3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है अल्केन कैन आल्सो बी प्रिपेयर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यूजिंग प्लेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। ये प्लेडियम चारकोल, दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस, इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ये आपने पर्टिकुलर एग्जांपल याद रखनी है और इसका नाम भी याद रखना है कि ये हाइड्रोजिनोलाइसिस कहलाता है। हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है, प्लोडियम चारकोलिक प्लोडियम होता है, उसके केस में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं और डायरेक्टली इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अब 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, दूसरा इस X के साथ मिलके एसिड बना देगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड, हमने तो बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करना है ना, वो मीथेन बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हाइड्रोजिनोलाइसिस कहलाता है। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो है डीकार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप इनके सिर्फ नाम पे गौर करें ना तो आपका आधा क्वेश्चन इसके नाम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहले वाला नाम था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें ऐड करनी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल रिएक्शन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। सेकंड, अल्काइल हैलाइड से बनाना है हमने, अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल कर लेंगे। थर्ड में आप देखो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, उसकी भी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। जो आपने ये सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है जिसमें सिर्फ एक का एसिड ग्रुप हो, उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो का मतलब एक, जैसे COOH, ये अब यहाँ पे सॉल्ट बना हुआ है बेसिकली, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता क्या है। COOH जो ग्रुप होता है ये एसिड ग्रुप होता है, तो एसिड ग्रुप की डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है ये जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देना है। जब भी आपके पास लफ्ज डी का इस्तेमाल होगा इसका मतलब है रिमूवल, रिमूव करना है किसको, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ से निकालना है। अब ये एसिड है, एसिड को अगर आप बेस से रिएक्शन करो तो वो सॉल्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन होता है, उसको हम बेस से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे वो सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट कैसे बनाएगा कि Na जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हाइड्रोजन लूज कर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लूज हुआ, यहाँ पे OH है, वो हाइड्रोजन और OH मिलके यहाँ से वाटर बना लेता है और ये Na से अटैच हो जाता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में फर्दर ये फिर NaOH से मजीद रिएक्शन करता है। अब दोबारा जब NaOH से रिएक्शन करेगा CaO की प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखें यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये RH बन गया। अब बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, Na COO और ये भी O, तो इससे में क्या बनेगा Na2, ये 2 Na हो गए, CO3 एक C कार्बन 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो CO3 NaCO3। ये तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ऐसे ही रहेगा। अभी इसको डिटेल में देखते हैं और फिर देखते हैं कि बारी बारी स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होता है, फिर आपको मजीद क्लैरिफाई होगा। इन शॉर्ट जनरली अगर आप देखो तो ये सारा ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से NaO ये तीनों सारा निकल जाता है। यहाँ से ये NaO वाला ग्रुप और यहाँ से ये पूरा ग्रुप, ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे RH आ गया और ये जो पीछे बचता है ये आप उसको रीअरेंज करो तो Na2CO3 बनता है, ये तो Na2CO3 हो जाएगा। अब हम इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखिए आपके पास क्या होगा, अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें आप जितने नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट करोगे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें हमेशा एक कार्बन कम होगा। अगर आपको यहाँ पे इथेन चाहिए, 2 कार्बन वाला आपको अल्केन चाहिए इथेन, तो आपको स्टार्ट हमेशा 3 कार्बन वाले से करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखें CH3 CH2 C, ये 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कार्बन है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे आ जाता है Na2CO3 में। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको डीकार्बोक्सिलेशन वाला मेथड आएगा तो उसमें आपसे कहा जाता है लेट्स सपोज आप पेंटेन को बनाएं, तो
वैसे पेंटेन इस रिएक्शन से नहीं बन सकती, इसकी रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन जनरल वैसे एग्जांपल के लिए चलो हेक्सेन कर लेते हैं। हेक्सेन बनाएं तो हेक्सेन बनाने के लिए मुझे 6 कार्बन हेक्सेन में होते हैं, मुझे 7 कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसकी एक और लिमिटेशन है, वो ये लिमिटेशन ये है कि इससे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन्स बन सकते हैं, ऑड नहीं बन सकते। वो भी जब हम इसके डिटेल मेथड में जाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा इवन ही क्यों बन सकते हैं, ऑड क्यों नहीं बन सकते। तो ये कॉब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमारे पास आता है। तो ये कॉब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमारे पास क्या होगा, कॉब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमारे पास सेम वही आपके पास, अब इसमें 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे। ये एसिड है हमारे पास, एसिड का सॉल्ट बना हुआ है, इसको वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करना। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली केमिकल रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। केमिकल रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा हमारे पास, देखें यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, और अगर इसको जनरल रिएक्शन देखा जाए तो जनरल रिएक्शन में हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हमने, ठीक है। इन 2 मॉलिक्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, NaOH, यहाँ से OH रिमूव होगा। यहाँ पे वाटर में क्या क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन और OH, ये OH Na से मिल जाएगा, NaOH, ये NaOH बन गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है। R अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास होगा, ये अल्काइल ग्रुप अपने ही अल्काइल ग्रुप से मिलके ये अटैच हो, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास इवन ही क्यों बनता, ऑड क्यों नहीं बनता। ये उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है। अब इसके अब जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो हमेशा वो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से होता है। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड आ जाते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इसकी आप आइंस बनाओगे, इसके जब आइंस बनेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला होगा वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब ये नेगेटिव वाला पोर्शन एनोड पे आएगा तो एनोड पे आने के बाद ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव का मतलब है ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। मैंने ये 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए, अभी 2-3 स्टेप्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स की हम बेसिकली एक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो 2 हम फिर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑक्सीजन, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो एक ऑक्सीजन होता और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, बाकी सेम। ये इस डॉट का मतलब है ये रेडिकल है, और रेडिकल ऐसे सब्सटेंस करते हैं जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पेयर किया हुआ था तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो ये अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डॉट फ्री रेडिकल के तरफ डॉट आ जाता है। फिर ये वाला मजीद आगे रिएक्शन करता है, कैसे करेगा कि यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो पोर्शन बचेगा CH3 या H3C, ये रेडिकल बन जाएगा, और ये 2 मॉलिक्यूल, 2 आपके पास हो गए मॉलिक्यूल, ये दोनों अलग-अलग आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये आपके पास अल्केन बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट में इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं। मैं यहाँ पे 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, वो डबल हो जाएगा एंड पे। तो इसलिए इस मेथड से मैं इवन वाले बना सकता हूँ, ऑड वाला नहीं बना सकता। मैं 5 कार्बन वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकता, या 5 कार्बन वाला जिसको पेंटेन कहते हैं वो मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि 5 के लिए मैं स्टार्ट किससे करूँगा, वो तो उसके हाफ से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, 2 कार्बन ले लेता हूँ, एंड पे वो डबल होकर 4 हो जाएंगे, वो 3 वाला नहीं हो सकता इसमें। तो इसलिए इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ अल्केन्स बन सकते, इवन कार्बन जिसमें हो वो बन सकता है, ऑड वाला नहीं बन सकता इससे। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए थे, ये बैटरी से पूरे जो सर्किट आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट में पढ़ा होगा कि वो हम किस तरह चैनल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर आपके पास डिटेल में वहाँ से आप देखते हैं। तो वो चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आएंगे, यहाँ पे वाटर होगा, वाटर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस बना देगा, ये हाइड्रोजन गैस स्केप कर जाएगी, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास 2OH नेगेटिव बन जाएगा। ये 2OH नेगेटिव जो होता है, ये हमारे पास अगर जब जहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, यहाँ हमारे पास क्या था, 2K पॉजिटिव। ये 2K पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं और KOH बन जाते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स हैं। साइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिसकी जो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं होता, उसके अलावा जो चीज़ें बनती, जैसे आपके पास वो हाइड्रोजन गैस बन गई, KOH, हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बन गए हैं। ये इनको बाय प्रोडक्ट्स कहा जाता है वैसे। तो बाय प्रोडक्ट्स इससे हमें हासिल होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इस लेक्चर से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप जो नीचे नंबर प्रोवाइड किए हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।